सीए में बच्चे फेल क्यों होते हैं? पास परसेंटेज इतनी कम क्यों है? क्या आईसीएआई जान के फेल करता है बच्चों को? क्या सीए में स्किलिंग होती है कि जानबूझ के फेल किया जाता है बच्चों को? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मुझे आते हैं। उस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की, ठीक है। और इसका आप टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि सीए में इतने बच्चे फेल क्यों होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है जगदीप अरोड़ा और बाय क्वालिफिकेशन मैं बीकॉम सीए सीएस एंड सीए में हूं। तो सीए मैंने की है और की भी कैसे है, फर्स्ट अटैम्प्ट में की है। सीए इंटर बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट, सीए फाइनल बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट। तो थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शायद अच्छा गाइड कर सकता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। अब मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स थे, ठीक है। जैसे आप बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, साथ में सर्कल होता है, ऐसे मेरा भी एक सर्कल था। तो मैंने जब देखा कि हाँ वो जो कई सारे दोस्त हैं मेरे, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, वो फेल हो रहे हैं और मैं पहली बार में पास हो गया, कि क्या ऐसा कारण था कि जिसने मुझे पहली बार में पास करवा दिया और वो थोड़ा लटक गए। ये नहीं कि वो सीए नहीं बने, कुछ नहीं भी बने, बट बन भी गए, ठीक है। बट मैं कई बार रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करता था और उनको कहा तो कुछ जा नहीं सकता था। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे होता क्यों है, कि बच्चे बहुत ज़्यादा फेल क्यों होते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है कि आपकी अगर कोई अटैम्प्ट लग चुकी है या एक से ज़्यादा अटैम्प्ट लग चुकी हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट अभी अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए तो मोस्ट यूज़फुल ये वीडियो रहेगी। तो इसको आप अंत तक देखिएगा। तो मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं बताऊँ कि जैसे मैंने +2 में क्या है, मेरे 58% मार्क्स थे और जो बीकॉम थी मेरी, वो मैंने कॉरस्पॉन्डेंस की, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ठीक है। गिनती के 55% मार्क्स थे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने ये था कि यार सीए में तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 50% चाहिए, और बीकॉम में तो मार्क्स ही मेरे कितने 55% है, तो कहाँ मैं पास हो पाऊँगा। और इकोनॉमिक्स में तो मुझे याद है मैं पॉइंटों पे पास हुआ था बीकॉम सेकेंड ईयर में 35 मार्क्स लेके। तो बहुत सारे मेरे भी जहन में क्वेश्चन घूम रहे थे कि क्या बनेगा मेरा, मैं ज्वाइन तो कर बैठा हूँ सीए, कि बनेगा क्या, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे सीए इंटर है उसमें कोई कोचिंग खास नहीं ली, ठीक है। उसमें क्या था कि शायद मैंने कॉस्टिंग की कोचिंग ली थी, एक अकाउंटिंग की, वो भी कुछ दिन के लिए। और हमारे यहाँ एक सर हैं, ठीक है, लुधियाना में, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और 1.5-2 महीना बहुत अच्छा पढ़ाया। और बाकी के जो सब्जेक्ट थे, टैक्सेशन, लॉ वगैरह, वो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी की। और सीए फाइनल में तो किसी का कोई सहारा लिया ही नहीं, ठीक है, अपने दम पे सारी तैयारी की। तो खास करके ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा यूज़फुल है जो सेल्फ स्टडी करते हैं और कहीं से कोचिंग नहीं लेते, ठीक है। बेशक हम खुद कोचिंग देते हैं, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने कोचिंग लेनी ही लेनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अगर आप क्या है कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कई सारे कारण होते हैं जिसके कारण आप कोचिंग नहीं ले सकते, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए भी वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, और उसी में आपका मेरा भी अपना एक तरह से आंसर आ जाएगा कि मैं पहली बार में कैसे पास हो गया बड़े आराम से, ठीक है। तो पहला जो आंसर है आपका, ठीक है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? चीज़ों को लटकाए रखना। इंसान होने के नाते, ठीक है, इंसान होने के कारण हम कह सकते हैं कि हमारी एक आदत बनी होती है कि कल कर लेंगे, या शाम को कर लेंगे, सुबह वाला काम दोपहर को, दोपहर वाला काम शाम को, शाम वाला रात को, रात को वाला, वो चलते 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 टाइम बीतता जाता है। और कहते हैं ना, टाइम इज़ लाइक बोन्स, वंस गोन टू गंगा नेवर कम बैक। समय जो है एक तरह हड्डियों के समान है, गंगा में चलेगी तो वापस नहीं आती। तो मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो जो टाइम का आपने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, आपने क्या करना है कि जो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, लटकाना नहीं है, जो करना है वो साथ साथ कीजिए, ठीक है। अपना एक शेड्यूल बनाइए कि हाँ इस दिन मैंने ये करना है, इस दिन मैंने ये करना है, इस दिन मैंने ये करना है। तो उस हिसाब से क्या है कि आप सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है। तो पहला क्या है कि रीज़न जो है फेल होने का, वो कह देता है प्रोक्रेस्टिनेशन। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने बच्चों में देखा है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। अब होता क्या है कि सीबीएसई में बच्चों के मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं। नलायक से नलायक बच्चा क्या होता है, 80% लेके बैठा होता है। और मेरे तो कान खुल जाते हैं जब मैं उनके मार्क्स सुनता हूँ। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे बच्चा पास कहाँ होगा, ठीक है। बाद में देखता हूँ कि 70%, 75%, 80% ऐसे मार्क्स आए होते हैं, ठीक है। और कई बच्चों के तो क्या होता है कि 90%, 95% ऐसे मार्क्स आ जाते हैं। उनका तो दिमागी कई बार 7वें आसमान पे होता है
और हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बच्चा क्या पता बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो अब देखिए उसमें क्या होता है, बच्चा कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो सोचता है कि ले +2 में मेरे इतने मार्क्स आए थे, बीकॉम में मेरे इतने मार्क्स आए थे, ठीक है, मैं तो बस यहाँ तो पहली बार में निकाल जाऊँगा, यहाँ तो चाहिए कितने 50%। वहीं से उसकी जो फेल होने की कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो देखिए +2 बीकॉम इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ का जो लेवल है कुछ और ही है। कहता है इसका जो अंदाज है, सीए का जो अंदाज है, अंदाज ही अलग है, ठीक है। तो इसमें तो बेटा क्या चाहिए आपको, चाहिए एक तो जो पहला जो आपकी जो बुरी आदत है अगर है तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है उसको छोड़िए, और दूसरा जो आपको चाहिए वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, यानी कि आपको क्या है कि आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी विद कंसिस्टेंसी, ठीक है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, कहते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस है उसको भी फेल कर देती है क्या, कंसिस्टेंसी। जैसे कि मैं मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और वाकई मान लीजिए मैं हूँ भी, ठीक है, बट अगर मैं कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करूँगा तो मेरा फेल होना तय है। आज नहीं तो कल मुझे फेल होना ही है, बिकॉज आई एम बाउंड टू। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, लापरवाही कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो दूसरा रीज़न क्या हुआ आपका, आप इसमें तीनों पॉइंट इकट्ठे कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ठीक है, और साथ में ये चाहिए, और साथ में क्या है कि अगर आप कहें कि ओवर कॉन्फिडेंट है फिर तो आप आज नहीं तो कल तो मरे ही मरे। उसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, वो है अंडर कॉन्फिडेंस। कई बार क्या होता है कि बच्चे को लगता है सीए बहुत टफ है, पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये मेरे में था, लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मेरे में अंडर कॉन्फिडेंस था। तो मैंने पहले ही बताया कि मुझे लगता था कि मेरे अरे भाई +2 में 58% है, बीकॉम में 55% है, मर के मैं पास हो रहा हूँ, आगे जाके 50% मेरे मार्क्स कहाँ से आएंगे सीए में। तो मेरे में क्या था, अंडर कॉन्फिडेंस था, ठीक है। और मैं बताऊँ, जो मेरे सीए के एग्ज़ाम क्लियर हुए, सीए इंटर जब पहली बार में दोनों ग्रुप क्लियर हुए, ठीक है, तो अब मेरे में आ गया ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, मुझे लगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। फिर भाई लापरवाही, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, तो करते 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 क्या हुआ, 2 साल तो बीत गए, और 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद ही आप क्या आते हैं, ये इंटर के एग्जाम, ये फाइनल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब क्या होता है कि अब मुझे लगा कि अब तो मैं मर गया, ठीक है। तो फिर क्या है कि 6 महीने में बता रहा हूँ कि पागलों की तरह पढ़ा लास्ट में। ये नहीं कि 2.5 साल मैंने कुछ किया ही नहीं, 2.5 साल भी पढ़ता रहा, बट वो एक पेस नहीं था, रेगुलरिटी नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी, प्रॉपर हार्ड वर्क नहीं था, ठीक है। बट डर बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गया, अब ओवर कॉन्फिडेंस से फिर अंडर कॉन्फिडेंस की ओर आ गए। बट फिर मैंने लगातार मेहनत की 6 महीने, ठीक है, पागलों की तरह पढ़े, ठीक है, दिन में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, जितना टाइम है उतना टाइम दिया, ठीक है। तो करते कराते क्या हुआ कि पहली बार में मेरे दोनों ग्रुप फिर क्लियर हो गए। समझ रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर अपनी कहानी सुना रहे हैं कि हमें इंस्पायर कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे से क्या है कि आप कुछ सीखते हो, आपसे हम कुछ सीखते हैं, तो समझ रहे हैं। एक तो प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़िए, दूसरा हार्डवर्क कीजिए, तीसरा हार्डवर्क कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, ठीक है। चौथा है ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों को छोड़िए, एक बैलेंस मेंटेन कीजिए और स्टडी प्रॉपर कीजिए, ठीक है। एक अगला जो रीज़न होता है वो होता है डिले इन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। यूजुअली क्या है कि जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े ब्रांड के साथ जुड़े जाते हैं, ठीक है। मैं देखता था कि मेरे जो यार दोस्त थे वो बड़े बड़े जो नामी गिरामी टीचर्स हैं उनके पास वो कोचिंग लेते थे, उनका 8-8 महीने 10-10 महीने अकाउंट ही नहीं खत्म होता था, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखिए कि अगर आप कोचिंग लेने चाहते भी हो बड़े ब्रांड के साथ, बड़े बड़े जिसके नामी गिरामी टीचर्स के साथ, लीजिए, लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्वाइन स्टार्टिंग में कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पेपर आ गए अभी सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस का जो कंप्लीशन है वो बिल्कुल टाइम पे हो जाना चाहिए, ठीक है। आपका सिलेबस का कंप्लीशन बिल्कुल टाइम पे हो जाना चाहिए, ठीक है। कब होना चाहिए, एटलीस्ट 3 महीने पहले। सीए का सिलेबस तो आपका कम से कम 3 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए एग्जाम से, ठीक है। और नेक्स्ट जो रीज़न होता है जो बच्चे फेल होते हैं जिस कारण से, वो होता है कि लैक ऑफ रिवीजन। लैक ऑफ रिवीजन, आपको जो रिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और रिवीजन 2 तरह से होती है, एक होता है कि जब आप पढ़ रहे हो उसको साथ साथ रिवाइज करना, एक होता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करके फिर रिवाइज करना। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि पहले उनको होता है कि फटाफट सिलेबस खत्म कर दें, रिवाइज बाद में करेंगे। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है ये। का फ़ायदा क्या है कि आप फटाफट ख़त्म करते जा रहे हो सिलेबस, ठीक है, और इस सहारे बैठे हो कि बाद में इसको रिवाइज कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो आप पढ़ते हो उसको साथ साथ रिवाइज कीजिए, नहीं तो सारा भूल जाएगा। फिर वो आप ओवर कॉन्फिडेंस से किधर चल जाएंगे, अंडर कॉन्फिडेंस की ओर,
ठीक है, आपने जो पढ़ा है, ठीक है, मान लीजिए आज मैंने 4 पेजेस पढ़े हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सेम डे उसको रिवाइज कर लूँ। ठीक है, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो जो आपको पढ़ाया गया उसको आप रिवाइज कर लीजिए, जो आपने क्लास में किया। अगर कोचिंग नहीं ले रहे तो जो आप पढ़ रहे हैं तो उसको सेम डे एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, और पढ़ने का तरीका क्या होता है कि जब आप स्टडी करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है कि जब आप पढ़ चुके होते हैं कॉन्सेप्ट को, एक पेज को पढ़ चुके होते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि हाँ ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं ना, एक सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो चीज़ें रिवाइंड करनी चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में आपको सभी जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइंड करना चाहिए कि आपके वो चीज़ें दिमाग में वापस आ जाएं सारी। ठीक है, तो ये एक तरीके होते हैं कुछ जिससे आप क्या है कि पहली बार में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा जो रीज़न है, ठीक है, जो मैं अपने आप में पाता हूँ, ठीक है, तो जो मुझे लगा कि हाँ भाई यार, मेरा जो सबसे बड़ा जो एक कहते हैं ना वेपन होता है, हथियार होता है आर्मर में, तो वो क्या था? वो था चीज़ों को मेमोराइज करना। जैसे हम लोग बॉयज़ लोग खास करके ये कह देते हैं कि लड़कियां रट्टा बहुत लगाती हैं। तो एक कहावत है, कहते हैं कि देयर इज़ नो क्रैमिंग विदाउट मेमोरी। रट्टा भी वही लगा सकता है जिसके पास मेमोरी है। बिना मेमोरी के तो आप रट्टा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, जिसकी मेमोरी नहीं है वो रट्टा कैसे लगाएगा? ठीक है, तो लड़कियां पहली बार में इसलिए भी पास कर जाती हैं क्योंकि उनकी मेमोरी शार्प होती है, वो कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करती हैं। तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा है, अब हो सकता है कि किसी और का ऑब्जर्वेशन मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ ना मैच करता हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती, हम दो भाइयों की सोच ही एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो सभी की सोच कैसे एक जैसी हो सकती है, और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उससे फिर कंस्ट्रक्टिव जो चीज़ें निकलती हैं वो नहीं हो पाती। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अच्छे से मेमोराइज करना है चीज़ें जो पढ़ते हैं, उसको मेमोराइज करना है। देखो, मेमोराइज खाली मेमोराइज नहीं होता, क्रैमिंग नहीं होती सीधी, पहले होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, पढ़ने का वे क्या होता है कि पहले आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए जैसे कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट है, मेरा कंपनी लॉ सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। एक फेवरेट सब्जेक्ट मेरा क्या है, कंपनी लॉ। उसमें क्या करता हूँ कि मैं पहले पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। जब चीज़ें मुझे समझ आ जाती हैं, ठीक है, जब मुझे चीज़ें समझ आ जाती हैं, फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करता हूँ, मेमोराइज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे अब सामने वाले को ये लगता है कि इसे रट्टा लगा रखा है, रट्टा नहीं है वो। ठीक है, मैंने पहले चीज़ों को क्या किया है, पहले मैंने चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली क्लैरिफाई किया है अपने माइंड में। ठीक है, पहले मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी की है, उसके बाद मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज किया है, जिससे वो मुझे मेमोराइज हो गया। अब सामने वाले को लगता है कि इसने क्रैमिंग कर रखी है। अरे किसको क्या लगता है, क्या लेना देना, हमें तो पास होना है पहली अटैम्प्ट में। आप समझ रहे हैं? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसको कई लोग रट्टे का नाम दे देते हैं, क्रैमिंग का नाम दे देते हैं, बट मैंने उन लोगों का जवाब दे दिया है कि देयर इज़ नो क्रैमिंग विदाउट मेमोरी। ठीक है, तो क्रैमिंग भी उन्हीं की होती है, वही कर सकते हैं जिनके पास मेमोरी होती है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए आप सीए के एग्ज़ाम, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो सीए के एग्ज़ाम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एक, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आपने करना। ठीक है, चीज़ों को लटकाना नहीं है। ठीक है, और दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही नहीं होने चाहिए। तीसरा, आपके काम में क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्टडी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 1 घंटा पढ़ा, अगले दिन पढ़ा ही नहीं, अगले दिन फिर 10 घंटे पढ़ लिया। दिस इज नॉट द वे। ये कोई तरीका ही नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो एक प्रॉपर एक आपने टाइम स्लॉट तय करना है कि इस टाइम स्टडी करनी है। चलो किसी दिन ऐसा आगे पीछे हो जाता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और पूरा हार्डवर्क करना है। ठीक है, और आपने कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, ना ही कोई अंडर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना ओवर कॉन्फिडेंस ना ही अंडर कॉन्फिडेंस, क्योंकि दोनों ही बंदे को मारते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है। रिवीजन तभी हो पाएगी अगर आपका टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस होगा। ठीक है, कम से कम 3 महीने पहले, कम से कम, मैं जो मेरी अपनी प्रजम्पशन है कि कम से कम 3 महीने पहले आपका क्या सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका हो। लास्ट के 3 महीने में आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है कि आपसे कोई पूछे तो आपने फटाफट जवाब दे सकें। आप अपने आप को जवाब देना सीखिए। जब आप स्टडी करते हैं तो आप अपने आप को जवाब देना सीखिए। ठीक है, तो ये अगर आप टिप्स अपनाते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप ये छोड़िए कि पास होना छोड़िए, आप हो सकता है कि रैंक भी आ जाए आपका। मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे सीए फाइनल के एग्जाम हुए तो एक तरह से लगा लीजिए, जब पेपर देने गया तो मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही। सीए इंटर में एक तरह से काम पर आता, बीकॉम में से पास होकर आया था अभी 55% मार्क्स लेके। ठीक है, तो मुझे डर था कि मैं भाई क्या बनेगा। सीए इंटर में एक तरह से कामता गया था, और सीए जब फाइनल के एग्जाम है तो मुझे ये था कि मुझे कोई डर ही नहीं लग रहा। मैं आराम से गया हूँ, पेपर अटैम्प्ट किए, करते 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 8 पेपर निकल गए और बढ़िया मार्क्स आए।
ठीक है। 86 मार्क मेरे आए थे माफा में, मैनेजमेंट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, अब उसको शायद कुछ और नाम देते हैं उसको। अकाउंटिंग में 69 थे, तो कोई कोचिंग नहीं थी, आप विश्वास मानिए। ठीक है, रीज़न क्या था कि थोड़ा सा, बट ये था कि हाँ भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, ठीक है, उसको क्या है कि अच्छे से रिवाइज किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, ठीक है, इस तरीके से हम बड़े अच्छे से पास हो गए। और गिनती के 10 मार्क्स से मेरा ऑल ओवर इंडिया रैंक रह गया था, जस्ट 10 अंकों से मेरा ऑल इंडिया रैंक रह गया था, जस्ट 10 मार्क्स थे। 460 मार्क्स थे, मुझे अभी भी याद है, ठीक है, 460 मार्क्स थे मेरे उस समय, ठीक है, यानी कि बीकॉम में जो पास परसेंटेज थी उससे भी ज़्यादा मार्क्स थे। तो आप समझते हैं कि ऐसा क्या था, ठीक है, ऐसा यही था कि जस्ट एक कंसिस्टेंसी थी, हार्डवर्क था, ठीक है, और ये था कि हाँ भी अच्छे से करना है इसको, ठीक है। आप बस ये जो जहाँ मुझ में कमियाँ रही हैं मैंने वो भी बता दी, ठीक है, जो ज़्यादातर बच्चों में कमियाँ रह जाती हैं मैंने वो भी बता दी। पर ये आप ये जो मैंने 5-7 पॉइंट आपको समझाए हैं बेटा, आप ये कहीं अपने जहाँ आप स्टडी रूम है आपका वहाँ दीवार पे चिपका लीजिए, ठीक है। और जब आप पास हो जाएंगे तो आप ये 4-5 पॉइंट जो मैंने समझाए हैं आपको, आप इसको याद करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और जो वीडियो है उसको लाइक कर दें, ताकि हम क्या है कि ऐसी वीडियोस और भी बनाते रहें, ठीक है बेटा। थैंक यू।